Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. तो इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके बीपीएससी 133 यानी कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो पेपर है वो आपका 27 को होने वाला है। यहाँ पर ये मेरा बीपीएससी 133 का पार्ट 1 है। इसके बाद मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी जिसके अंदर हम बाकी के और जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें कवर कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया के अंदर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हम देखते हैं, जैसे कि आपकी बीजेपी हो गई है ना, कांग्रेस, ये सब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। क्षेत्रीय लेवल पर भी कई सारी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो जब बात आती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी भूमिका क्या है, जब हमें उनकी भूमिका बतानी होती है तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ हम बताएंगे वो ये बताएंगे कि जो पार्टीज होती हैं वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो विभिन्न वर्गों के जो लोग होते हैं उनके इंटरेस्ट, नीड्स और जो डिज़ायर्स होती हैं सोसाइटी की, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है रिप्रेजेंट करती हैं। और जो गवर्नमेंट और जो पब्लिक होती है उसके बीच में जो एक ब्रिज है उसका काम करती है राजनीतिक दल, एक सेतु का काम करता है जनता और सरकार के बीच में। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो राजनीतिक दल है वे जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। फिर आप बताएंगे सरकार का गठन, तो राजनीतिक दल चुनावों में भाग लेते हैं। यदि वे बहुमत प्राप्त करते हैं तो सरकार बनाते हैं। तो यहाँ पर जो इनका दूसरा मेजर काम है वो क्या है, सरकार को बनाना, गवर्नमेंट को फॉर्म करना। फिर वो लोगों के लिए क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं जिससे कि पूरी कंट्री का वेलफेयर होता है। देन वो जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं यानी कि नीति निर्माण करते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ऐसी पॉलिसीज और ऐसे प्रोग्राम्स को बनाती हैं जो कि लोगों की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिसी नीति निर्माण इनका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। फिर जो इनका चौथा कार्य है, ये लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करते हैं। लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का काम कौन करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो जो भी करती हैं उसके लिए वो जवाबदेह होती हैं अपने एक्शंस के लिए। और वो देखती हैं कि जो सरकार है, सरकार ने जो भी प्रोमिस किए हैं इलेक्शन कैंपेन में उन सबको वो पूरा करें। और जो इनका एक काम है वह क्या है, समर्थन को जुटाना, लोगों के सपोर्ट को गेन करना। तो ये सारे के सारे जो फंक्शन है ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये सार्वजनिक नीतियों को आकार देते हैं और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में मदद करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार हम अपने सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेंगे ताकि जो भी बच्चे हिंदी या इंग्लिश जिस भी मीडियम से आप देख रहे हैं, अगर आपको पॉइंट्स पता होंगे तो उनको एक्सप्लेन तो आप अपने आप से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट यहाँ पर क्या था, तो पॉइंट ये था कि ये लोगों का, विभिन्न जो प्रकार के जो लोग होते हैं, अमीर गरीब ऊंची जाति नीची जाति, पूरे पूरे इंडिया को जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, अपने स्टेट के लोगों को, अपनी जनजातियों को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर जब ये जीत जाती हैं तो ये सरकार का गठन करती हैं। फिर सरकार जब बन जाती है तो ये शुरू करती हैं लोगों के लिए पॉलिसीज बनाना, लोगों के लिए प्रोग्राम्स करना, और जो है पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों को देती हैं, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताती हैं, और जो बड़े बड़े राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में भी लोगों को जागरूक ये करते हैं। और हमेशा ये जो है जवाबदेह रहते हैं अपने कामों के लिए। और एक अगर मान लो कि कोई सत्ता में पार्टी है तो जो विपक्षी दल होगा वो सत्ता वाली पार्टी की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। वो देखेगा कि विपक्षी दल बार बार उस पर सवाल उठाते हैं कि आपने जो इलेक्शन कैंपेन में वादे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए, इस प्रकार की चीजें हम देखते हैं। फिर समर्थन को जुटाती हैं, तो जो राजनीतिक दल हैं वो क्या करते हैं, जनमत तैयार करते हैं, अपने विचारों के लिए समर्थन प्राप्त करते हैं और चुनावों के दौरान मतदाताओं को संगठित करते हैं। तो मतदाताओं को संगठित करना भी इनका एक काम होता है। तो ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको डिफरेंस बताना है। तो जब आपने क्लास 11th में जब आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो वहां पर आपने ना उसके अंदर एक पूरा पेज था जिसपे 3 टाइप की जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में ऐसे पूरा डिटेलिंग में लिखा रहता है। तो वहां से हम लोग आपको बता सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके अब हम इनके डिफरेंसेस को देख रहे हैं। जैसे कि तो पहला डिफरेंस जो है, हम हर एक डिफरेंस का एक बेस रखेंगे। तो पहले डिफरेंस है सरकार के प्रमुख।
सरकार के प्रमुख में जो हमारा बेस है, ये हमारा बेस हो गया। अब यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जबकि जो आपकी ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम होती है, यहाँ पर कौन होता है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या हो गई, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की। तो पार्लियामेंट्री वाले में कौन होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और प्रेसिडेंशियल में आपके प्रेसिडेंट होते हैं। अब जो प्रेसिडेंट है, किसी किसी कंट्री में, जैसे इंडिया में हमें प्रेसिडेंट देखने के लिए मिलते हैं, कहीं पे हमें ब्रिटेन में मोनार्क देखने के लिए मिलते हैं, तो वो क्या होते हैं, सेरिमोनियल हेड होते हैं सरकार के। प्राइम मिनिस्टर ही, लेकिन जो मेजर जो निर्णय होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही लेता है हमारे संसदीय प्रणाली के अंदर। तो संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं, और जो है आपका जो दूसरी वाली जो आपकी राष्ट्रपति प्रणाली है, उसमें राष्ट्रपति सरकार के प्रमुख हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पर हम क्या देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है वो अलग रहती है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट को नहीं हटा सकती जब तक वो इम्पीचमेंट ना करे। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनको उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट का सपोर्ट है, और अगर कैबिनेट चाहे तो नो कॉन्फिडेंस करके जो है प्राइम मिनिस्टर को हटा सकती है। तो संसदीय प्रणाली में हम क्या देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जारी करके प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है, और जो है विधायिका और कार्यपालिका के बीच में हमें घनिष्ठ संबंध देखने के लिए मिलता है संसदीय प्रणाली में। और वहीं जो है राष्ट्रपति प्रणाली में जो विधायिका है और कार्यपालिका है, दोनों क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, और राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। फिर जब बात आती है सरकार बनाने की, तो जो हमारा संसदीय प्रणाली है, सरकार उस पार्टी या गठबंधन द्वारा बनाई जाती है जो संसद में बहुमत से सीटें जीतती है। तो जिसको भी मेजॉरिटी मिलती है वो ही सरकार बनाएगा। जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस मेजॉरिटी का क्या रहता है, लीडर रहता है। अब जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली लोग प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता, हम प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं करते, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। तो क्या है, राष्ट्रपति जो है इसमें जो है सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत। फिर जब बात आती है सरकार के विघटन की, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के जो प्राइम मिनिस्टर है और जो है उसके द्वारा डिसॉल्व हो सकता है। जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व हो सकती है नो कॉन्फिडेंस वोट के द्वारा। सरकार को प्रधानमंत्री के द्वारा जो है भंग किया जा सकता है, किसमें, आपके संसदीय प्रणाली में। और वहीं जब बात आती है राष्ट्रपति प्रणाली की, जो गवर्नमेंट है फिर वो डिसॉल्व नहीं होती प्रेसिडेंट के द्वारा। जो प्रेसिडेंट का टर्म है वो फिक्स रहता है, एंड वो प्री डिटरमाइंड पीरियड तक सर्व करते हैं। वहां पर किसी भी प्रकार का नो कॉन्फिडेंस वोट जैसा कुछ भी नहीं होता। फिर आती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम क्या देखते हैं, डिसीजन मेकिंग फास्टर होती है, और जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज को काफी अच्छे प्रकार से एफिशिएंटली जो है इंप्लीमेंट कर पाती है। और वहीं जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पर डिसीजन मेकिंग स्लो रहती है, और सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने के लिए मिलता है राष्ट्रपति प्रणाली के अंदर। तो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो धीमी होती है, और संसदीय प्रणाली में वो तेज होती है। जब हम बात करते हैं सरकार की स्टेबिलिटी की, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेस स्टेबल गवर्नमेंट हमें कम स्टेबल गवर्नमेंट हमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि उसे कभी भी नो कॉन्फिडेंस वोट के द्वारा हटाया जा सकता है। जो गठबंधन होते हैं वो कभी कभी टूट जाते हैं, तो सरकार में बार बार परिवर्तन होता है। लेकिन जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर हमें ज्यादा स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि प्रेसिडेंट का एक टाइम है, उस टाइम तक वो सर्व करेगा, उससे पहले उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो संसदीय प्रणाली कैसी है, कम स्थिर है, और वहीं जो राष्ट्रपति प्रणाली है वह क्या है, आपकी अधिक स्थिर है। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखे। क्या क्या हमारे बेसिस थे डिफरेंस के, तो जो हमारा बच्चों पहला बेस था वो सरकार के प्रमुख के बारे में हमें बताना था, कि इन दोनों में पार्लियामेंट्री में सरकार का प्रमुख आपका पीएम रहता है, और प्रेसिडेंशियल में आपके प्रेसिडेंट रहते हैं। फिर इनका रिलेशनशिप आपको बताना था, कैबिनेट और जो आपका एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है उनके बीच का जो है रिलेशनशिप आपको बताना था, कि जो कैसे जो कार्यपालिका है वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। और राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता, राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। सरकार कैसे, जनता सरकार को सीधा चुनती है, राष्ट्रपति को सीधा जनता चुनती है राष्ट्रपति प्रणाली के अंदर। ठीक है, फिर डिसोल्यूशन की बात करनी है आपको, फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में बताना है, सरकार की स्थिरता के बारे में आपको बताना है। फिर यहाँ पर एक अलग से भी क्वेश्चन आ रखा है जिसमें आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो
कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है सबसे पहला उसका एडवांटेज क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वहां पर एक स्थिर टाइम पीरियड के लिए जो है उसको नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका जो पहला एडवांटेज हो जाएगा कि इसमें सरकार की स्थिरता ज्यादा रहती है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो पहले से ही निश्चित होता है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज, शक्तियों का पृथक्करण रहता है, यानी कि जो राष्ट्रपति है और जो भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जो होती है, इनके अंदर जो शक्तियां हैं वो स्पष्ट रूप से बटी हुई होती हैं, सेपरेशन ऑफ पावर अच्छे से रहता है, और ये जो पृथक्करण है एक ही शाखा में शक्ति के एकत्रित होने से रोकता है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो डिफरेंस है, शक्तियां का जो बंटवारा है, इसकी वजह से जो पावर है वो किसी एक सिंगल ब्रांच के पास ज्यादा नहीं जा पाती, ये एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस लगाकर रखते हैं। फिर हमें क्लियर लीडरशिप देखने के लिए मिलती है। जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है इसके अंदर, तो किसी प्रकार की जो है आपको अस्पष्टता यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जनता डायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट को चुनती है, तो ये एक डेमोक्रेटिक जो है लोकतांत्रिक जनादेश हमें यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पे जो कार्यपालिका है वो स्वतंत्र रहती है, तो जो प्रेसिडेंट है उसको लेजिस्लेचर का सपोर्ट नहीं चाहिए पावर में रहने के लिए। जबकि जब हम बात करते हैं आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो डिपेंड रहते हैं लेजिस्लेचर पर, अपनी कैबिनेट पर वो डिपेंड रहते हैं। तो ये सारे के सारे इसके क्या थे, एडवांटेजेस थे। क्या क्या एडवांटेजेस, सबसे पहला एडवांटेजेस, सरकार में स्थिरता होती है, गवर्नमेंट को इजीली डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। फिर इसमें सेपरेशन ऑफ पावर रहता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में हमें सेपरेशन ऑफ पावर देखने के लिए मिलता है। लीडरशिप क्लियर है, प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। जैसे इंडिया में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, और हेड ऑफ द स्टेट कौन हो जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे लीडरशिप क्लियर रहती है, डायरेक्ट इलेक्शंस यानी कि जो लोग हैं वो खुद ही जाकर अपने प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, और जो कार्यपालिका है वह स्वतंत्र होती है, वो लेजिस्लेचर या किसी प्रकार के कैबिनेट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। देन आपको इसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं। अब इसकी जो कमियां हैं, इसके जो नुकसान, इसके दोष आप बताएंगे, तो पहली चीज ये हो जाती है कि इसमें तानाशाही की संभावना होती है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है उसके पास सारी की सारी शक्तियां होने की वजह से कभी कभी राष्ट्रपति थोड़ा सा अथॉरिटेरियन और अब्यूज भी अपनी पावर को मिसयूज वो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने के लिए मिलता है, तो तानाशाही की संभावना रहती है। फिर कार्यपालिका और विधायिका के बीच संघर्ष भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है अगर वो दूसरी पार्टी का है और बाकी लेजिस्लेचर दूसरी पार्टी की है, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होने की वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर संघर्ष देखने के लिए मिलता है। लचीलेपन की कमी होती है। अब क्योंकि प्रेसिडेंट अब जो है उसका फिक्स टर्म है, उसको उससे पहले रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक उसका टर्म एंड नहीं होता, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की जो कमी है वो हो जाती है और गवर्नेंस इश्यूज उठकर सामने आते हैं। और पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता है, यानी कि राजनीतिक ध्रुवीकरण का जोखिम रहता है। सो राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव राजनीतिक ध्रुवीकरण का कारण बन सकता है, क्योंकि चुनाव अक्सर दो प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला होता है। यह देश में विभाजन को गहरा कर सकता है यदि राष्ट्रपति का जनादेश विवादास्पद हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसके कुछ डिसएडवांटेजेस बताने थे, जिसमें आप बताएंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी की कमी रहती है, और अथॉरिटेरियनिज्म, तानाशाही का डर रहता है, पावर का पोलराइजेशन हो सकता है। इसके बाद जो आपका ये वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो ये पेपर है इसमें आप लोग कंपैरेटिव स्टडी वाला पढ़ते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि तुलनात्मक अध्ययन जो है इसका महत्व और इसकी प्रासंगिकता बताओ, कि जो है हम पॉलिटिक्स में तुलनात्मक अध्ययन आखिर करते क्यों हैं। सो द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो हम इसमें पहली चीज देखो, जो राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन है, इसके अंदर हम विभिन्न देशों, क्षेत्रों के राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं और व्यवहारों का व्यवस्थित तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हम जो अलग अलग जो देश होते हैं, उन देशों के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां पे जो भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस चल रही हैं, उन सब चीजों का एक कंपैरिजन करते हैं, एक स्टडी करते हैं। तो इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ से जो है जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता लगता है कि कौन सी कंट्री में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस प्रकार की कंट्री में किस प्रकार की पॉलिटिक्स जो है ज़्यादा सफल हो सकती है। तो यहाँ पर जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि जो तुलनात्मक राजनीति है वो हमारी सहायता करती है डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझने के लिए। तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, यहाँ पर हम एग्जामिनेशन करते हैं अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम का, जैसे कि डेमोक्रेसी का, तानाशाही का,
और हाइब्रिड सिस्टम का, जब हम अलग अलग प्रकार के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनका कंपैरिजन करते हैं तो हम उन सबको समझ पाते हैं और हर किसी के फायदे और नुकसान से हम वाकिफ हो जाते हैं। दूसरा, हम दूसरे देशों से सीखते भी हैं। जब हम दूसरे देशों की सक्सेस और फेलियर्स को देखते हैं कि वहां पर हमारे जैसे सेम इश्यूज हैं, तो हम अपने देश के लिए भी पॉलिसीज अच्छी बना पाते हैं, क्योंकि हमने दूसरे देशों से सीखा। दूसरे देशों ने जब कोई भी नया नीति अपनाई तो उससे उनके देश पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो हमने वहां से सीखा और हम वो नीति अब अपने देश में नहीं अपनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर चाइना का एग्जाम्पल दें, तो चाइना ने जब वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, फिर बाद में चाइना ने उसको हटा दिया, तो यहाँ से हमने क्या चीज सीखी कि इसका मतलब कि वो पॉलिसी इतनी कारगर नहीं है पॉपुलेशन को कम करने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से जो देश था वहाँ पे बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई। तो जब भी हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं, दूसरे देशों के सक्सेसेस और फेलियर्स को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वही अगर सेम इशू हमारे यहाँ पर भी है तो कितना उसके पैटर्न को अपनाकर हम समस्या का हल निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। और जो विश्व में अलग अलग जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स होते हैं उनको समझने में हमारी हेल्प होती है। जो कंपैरेटिव अप्रोच है वो हमें दिखाती है कि कैसे जो डेमोक्रेसी है वो फायदेमंद है या तानाशाही की ओर झुकाव है, किस चीज का ज्यादा फायदा है, वो हम सीखते हैं अलग अलग देशों से। साथ ही साथ जो है हमारी जो नीति निर्णय होते हैं उनको पॉलिसी मेकर्स जो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स को जब वो स्टडी करते हैं, दूसरे देशों कंपैरिजन करते हैं, तो जब वो नीतियां बनाते हैं तो नीतियां उनकी ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, यानी कि अधिक प्रभावी जो नीतियां हैं वो बना पाते हैं। तो यह समझकर कि अन्य देश में क्या काम किया है, वे समान रणनीतियां अपना सकते हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, वो समझते हैं कि अन्य देशों ने क्या क्या, उन देशों ने जो चीजें जो भी नीतियां अपनाई उससे उनको फायदा हुआ, तो हम भी वैसी ही नीति अपना लेंगे। और है जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वो लोकतंत्र में सुधार करती है। सबसे बड़ी बात, जब हम विभिन्न देशों की लोकतांत्रिक प्रणालियों की तुलना करते हैं, उनके लोकतांत्रिक मॉडलों की ताकत और जो कमजोरी होती है उनको पहचान लेते हैं, तो हम जो है एक बेटर डेमोक्रेसी बन पाते हैं। सो ये सारे के सारे रीजंस थे जिनकी वजह से हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी हमें करनी चाहिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आज रात तक हमारी वेबसाइट hindustanknowledge.com पर अपडेट हो जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जैसे ही पीडीएफ अपलोड होगा तो उसके बारे में मैं व्हाट्सएप पे आप सभी को बता दूंगी, तो उससे आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अब पीडीएफ अपलोड हो गया, अब आप लोग विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी व्हाट्सएप चैनल पे। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।